हेलो एवरीबॉडी। मैं वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल पे, जो कि एक नई चैनल बनाई है मैंने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज का जो है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस है अकाउंट्स असिस्टेंट का, इसमें कुल मिलाकर रफली अगर हम फिगर बताएं तो इसमें आपके बनते हैं लगभग 15 टॉपिक्स, 15 to 16 टॉपिक्स। तो अगर हम रोज़ रोज़ एक वीडियो करें अपलोड, या एक दिन को ब्रेक मार के अगले दिन, यानी कि आफ्टर अ गैप ऑफ 1 डे, अगर हम मतलब एक दिन के इंटरवल के बाद हम वीडियो अपलोड करें रोज़ रोज़, तो 30 दिन लगेंगे। लेकिन इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स एक टॉपिक है जिसमें कुछ दिन 5-6 दिन लगेंगे। तो इसी तरह से बाकी जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें 1-2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जिसमें 2-2 4-4 दिन लग सकते हैं। बाकी मैं आपको एश्योर करता हूँ 1 महीने के बाद आप मतलब वेल प्रिपेयर्ड, रेडी टू गो जिसे कहते हैं। तो ये जो सारी मतलब एग्जाम्स खतरे ऐसे तो आप रेडी रहेंगे, मतलब जैसे बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह, रेडीली डिलीवरेबल टू द मार्केट। तो टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अभी इसमें जो चल रहा है JKSSB में, जो चेयरमैन और जो बोल रहे हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वगैरह, सिलेबस चेंज। इन एनी केस अगर वो चेंज भी हो जाता है सिलेबस, तो आपका 15, अभी जो है करंट वेटेज जो है इसकी 15 मार्क्स हैं। अगर वो चेंज भी हो जाता है तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो इन एनी केस यू हैव टू, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, दिस सेक्शन। अकाउंट सेक्शन एंड मैथमेटिक्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये गेम चेंजर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए। जो इनमें स्कोर करेगा वही टॉप में रहेगा, वही रैंक में रहेगा, उसी का स्कोर 80+ आ जाएगा और वही लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। इससे पहले कि हम कोई पहला टॉपिक सुने, जो आपका ये सिलेबस में आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है, तो अगर आप मतलब डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल उठाएंगे, कोई ऐसा पार्ट, आप डर जाएंगे, आप बोलेंगे क्या। तो उसको हमें स्कीमेटिकली, सिस्टमेटिकली चलना है, ताकि आपको सिस्टमेटिकली पता चले कि ये कहाँ से आप में एक स्कीम जनरेट हो जाए। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, जैसे कि वहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट्स अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन क्या होता है? अच्छा, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है दिन में। अगर एक बिजनेस कमाता है, पैसे कमाता है, तो कैसे कमाता है? सेल करता है, कैसे करता है? एक ट्रांजैक्शन की वजह से। एक ट्रांजैक्शन क्या होता है? ए ट्रांजैक्शन इज एन एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग। एंड अगर हम और सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ट्रांजैक्शन इज an exchange of money, an exchange of goods, anything which involves an exchange of value between two or more sides, between two or more parties, is a transaction। जिसमें लेन देन हो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, जो जिनको हम सिर्फ मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ हम उनको पढ़ते हैं अकाउंट्स में। सिर्फ अकाउंट्स में हम सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ना कि वो ट्रांजैक्शन, जैसे अगर हमारी कंपनी में कोई बहुत ही अच्छे 4-5 मुलाजिम हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसको, उनकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स 25% बढ़ते रहते हैं हर साल। तो क्या हुआ अगर उनको डेथ, सडनली उनकी डेथ हो गई, तो वो बड़ा लॉस है एक कंपनी के लिए, है ना। लेकिन मसला ये है कि अकाउंटिंग में हम वो मेजर नहीं करते जो चीज़ हम मॉनेटरीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो हम मनी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम अकाउंटिंग में मेजर नहीं करते। हम अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते हैं जो फाइनेंशियली एक्सप्रेस की जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है।
तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग में पहला जो स्टेप होता है, आइडेंटिफाइंग ए ट्रांजैक्शन, ICMR। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, सॉरी। अकाउंटिंग में इस तरह से स्टेप्स होते हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग। IMRCR ये आपकी बनती है, जो ये एक्रोनियम बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पहले क्या आता है, रिकॉर्डिंग कहाँ आती है, मेजरिंग कहाँ आती है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। फिर हम उसको अब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में। जर्नल एक बुक होती है, इसे बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम अपने अकाउंट में डालते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ होती है? क्लासीफाइंग में। और उसको पोस्टिंग, जो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस बुक को बोलते हैं जहाँ हम पोस्टिंग करते हैं, उसको लेजर बोलते हैं। तो ये अगला स्टेप है। फिर उसके बाद लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस में हम समराइज़ करते हैं सारे ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंट्स होते हैं लेजर में, उनको हम समराइज़ करते हैं, उनकी डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस को हम समराइज़ करते हैं। फिर उसी से हम लास्ट में रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंसेस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, उसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बैलेंसेस और उसी से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और इनको फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये एडिशनल पॉइंट्स, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। क्योंकि मैं दे चुका हूँ, आई अपीयर्ड इन द पंचायत अकाउंट असिस्टेंट आई एम द 8th रैंकर इन द स्टेट, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो अकाउंटिंग अगर डिफाइन करना हो, एक सिंपल डेफिनेशन बोले तो, financial accounting is a branch of accounting involving a process of recording, summarizing and reporting those transactions which can be monetarily measured, so that जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? एक बिजनेस के अकाउंटिंग कौन करता है? एक बिजनेस करता है। बिजनेस अकाउंटिंग क्यों करता है? अगर हिसाब नहीं रखेगा तो फिर तो होगा काम, फिर तो चला बिजनेस। हाँ, हिसाब करेगा तभी तो आगे जाके चलेगा कि मेरा कितना बच रहा है, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा कितना लॉस हो रहा है, मेरे कितने एसेट्स हैं, मेरे कितने लायबिलिटीज़ है, तब जाके एक बिजनेस आगे मतलब चल पाएगा। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लास्ट में बहुत मायने रखती है उनके लिए। क्योंकि पहले हम इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्वेस्टर्स देखेंगे कि जो शेयर होल्डर्स देखेंगे कि नहीं, ये कंपनी में प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें प्रॉफिट आ रहा है, ईयर आफ्टर ईयर इसमें बहुत प्रॉफिट आ रहा है, तो वो दे विल बाय मोर शेयर्स। जब मोर शेयर्स बाय करेंगे, कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और कंपनी का वैल्यू, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि शेयर होल्डर तभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो लोग इसमें, शेयर होल्डर तभी इसमें कैपिटल डालेंगे, मनी डालेंगे कंपनी में, जब उनको लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल है। तो शेयर होल्डर एक तरीके का, एक टाइप का ये होता है स्टेक होल्डर। इसी तरह से दूसरा होता है बैंक। क्या, उस बैंक को हम क्रेडिटर भी कहते हैं, जो हमें लोन देता है। बैंक हमें तभी लोन देगा जब वो हमें हमारा बैलेंस शीट स्टडी करेगा। इनकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, क्या इनको कर्जा ज़्यादा है या इनको एसेट ज़्यादा है, क्या इनका कर्जा ज़्यादा है, बाहर का कर्जा कि अंदर का कर्जा ज़्यादा है, डेट इक्विटी रेशो क्या है। उसी हिसाब से अगर उनको लगेगा कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो ये हमको लोन, आराम से लोन देंगे, जिसकी वजह से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, नए नए फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेक होल्डर गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए कि कितना प्रॉफिट आया साल का, ताकि फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे बिजनेस पे,
कंपनीज पे या इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर्स पे, तो वो वो कब पॉसिबल होगा, टैक्स कितना लगाएंगे वो तभी पॉसिबल होगा जब उनके पास वो फिगर्स होंगी, जो एंड फाइनल अकाउंट्स में जो फिगर्स होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर बनता है उसकी टैक्स पर्पज। और सबसे बड़ी बात जो है, फिर तो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स, उनको हिसाब करना, उनको प्लान करना पड़ता है फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब हो गया, इन्हीं के लिए हो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब इन्हीं लोगों को फिर डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, उसी इसीलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, हम बुक कीपिंग करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स। तो चलते हैं आगे, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो ये आपका डायरेक्ट दिया है वहाँ पे सिलेबस में टॉपिक कि आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट्स टर्म्स, तो टर्म्स, ये टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये टर्म्स आपके लिए जानना, तभी आप आगे क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, चाहे वो साइंस कॉमर्स का हो, साइंस का हो या आर्ट्स का हो, उसमें एक ग्लॉसरी होती है, ग्लॉसरी होती है, एक सेट ऑफ वर्ड्स होती है, टर्मिन उसको बोलते हैं जार्गन। जब तक वो उस टर्मिनोलॉजी को आप नहीं जानेंगे ना, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी रिपीटेडली इस्तेमाल होती है आगे। तो जब तक उसको नहीं जानेंगे आप, आपको आगे कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो इसी हिसाब से हम, तो हमारा पहला टॉपिक का जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल, ये देखिए कैपिटल। कैपिटल सिंपल वर्ड्स में अगर बताए तो बोले तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ ए बिजनेस इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया ABC लिमिटेड, हाँ, तो बिजनेस थोड़ी ना ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आज की इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, जो पैसे ओनर लगाएगा ना उसी को कैपिटल बोलते हैं, उसी को कैपिटल। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल मनी मनी में ही हो, मतलब मनी फॉर्मेट में ही हो। ये हो सकता है कि कोई अगर पार्टनर आएगा बिजनेस में, कोई ओनर आएगा, वो बोलेगा नहीं मैं कार दे दूंगा बिजनेस को, मेरे पास AC है मैं वो दे, मेरे पास बिल्डिंग है मैं वो दे दूंगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सिंपल, कैपिटल इज़ द मनी, कैश और एसेट। तो सिंपल वर्ड्स में कैपिटल इज एनीथिंग दैट इज इन्वेस्टेड बाय एन ओनर ऑफ द बिजनेस टू गिव द टू कमेंस द बिजनेस। ओके, दूसरा होता है ओनर। अकाउंटिंग में ओनर 3 तरह के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, ओनर जो बिजनेस को ओन करता है, जिसका बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है एक टाइप। दूसरा होता है पार्टनर, तीसरा होता है शेयर होल्डर। सोल प्रोप्राइटर होता है एक बिजनेस करने वाला आदमी, यानी कि छोटे दर्जे का, छोटे स्केल पे जो बिजनेस करता है। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर, एक सुपर क्या बोलते हैं उसको, स्पेशलिटी स्टोर या जनरल स्टोर का कोई भी जो ओनर होगा वो एक ही आदमी होता है, उसका बिजनेस उतना बड़ा नहीं होता है, उसमें ओनर एक ही होता है। दूसरा होता है पार्टनर, तो वो जो आपको आगे भी पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इस एग्ज़ाम में। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 which was amended in 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके उसके बारे में आपको सारे वीडियोस में आपको डालूंगा, सारे PDF बना के दूंगा, आप टेंशन मत लो, आपको क्रिस्प मटेरियल दूंगा मैं। पार्टनर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013, आप पार्टनरशिप उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ये होते हैं, ओनर्स होते हैं 50 से कम, यानी 50 तक होते हैं, 51 से कम। तो अगर बैंकिंग बिजनेस होगा तो उसमें कम ही होते हैं, उससे भी कम। तो ये हो गया पार्टनरशिप ओनरशिप मॉडल। तीसरा जो है इसका ओनरशिप का टाइप, वो है शेयर होल्डर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, तो सीधे इंडियन कंपनीज एक्ट जो है 1932 का, उसमें क्या बोला गया है कि अगर 50 से ज़्यादा हो गए आपके ओनर्स, तो इसके बाद आपकी कंपनी पब्लिक हो जाती है। पब्लिक मतलब उसमें शेयर होल्डर्स बनते हैं, उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। जब 50 से ज़्यादा ओनर हो जाएंगे उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी था। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है,
सिंपल, अगर कोई ओनर है वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, क्योंकि उसको मजबूरी पड़ी होगी। मुझे कभी कभी मजबूरी पड़ती है एक ओनर के, एक बिजनेस के ओनर को, कि वो निकाले कोई अमाउंट, निकाले कोई, मतलब क्योंकि उसको चाहिए होता है, या तो वो गुड्स ही निकाल देता है जो वो बेचते हैं, या तो वो कैश निकालता है तो बैंक अकाउंट से, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स, एसेट। एसेट क्या होता है? एक एसेट एक प्रॉपर्टी होती है एक बिजनेस की। एनीथिंग दैट हेल्प्स अ बिजनेस इन अर्निंग अ रिटर्न, एनीथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एन प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, जो स्टॉक इन ट्रेड होता है। स्टॉक इन ट्रेड होता है जो हम बेचते हैं, फॉर एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स, इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स को बोलते हैं हम स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि स्टॉक या गुड्स। तो अ, वो हम बेचते हैं, तो उसको उसको भी एसेट्स बोलते हैं, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। हमारा प्लांट आ गया, उसको भी एसेट बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो एसेट प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की। तो एसेट के दो किस्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम परचेज करते हैं, हम उनको रीसेल करने के इंटेंशन से नहीं लाते बिजनेस में। जैसे अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी लाया, इसमें क्यों क्यों ये सुबह से, हम कल ही तो नहीं इसको बेचेंगे। हमने प्लांट लाया तो प्लांट पे हमने प्रोसेसिंग की थोड़ी सी, और तीसरे दिन हमने बेच दिया। प्लांट को हमने लाया फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फर्दर प्रोडक्शन हो जाएगी छोटे छोटे रॉ मटेरियल, जैसे हम अगर सोप बना रहे हैं या लॉक्स बना रहे हैं, तो वो हो गया स्टॉक इन ट्रेड, वो सोप या वो लॉक्स। फिक्स्ड एसेट बहुत सालों के लिए रहता है। द बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे एक्रू ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स चलते रहते हैं। तो और ये रीसेल के लिए नहीं होता है, वायरस स्टॉक इन ट्रेड जो होता है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, वो एक साल के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही। उसको हम लाते हैं, फिनिशर प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, उसी से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि मगर एसेट ये क्या होता है, फिक्स्ड एसेट ये बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है, ना कि रीसेल के लिए। एक और क्लासिफिकेशन है एसेट्स की, टैंजिबल, इंटैंजिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एन इंटैंजिबल एसेट। दैट इज मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। टैंजिबल एसेट होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, पेन, एनीथिंग दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू फॉर अ बिजनेस। इंटैंजिबल होता है गुडविल, फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम सिर्फ मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। We can only feel it, we cannot touch it, we cannot see it, it does not physically exist. For example, brand value, trademark, patent rights, goodwill, ये सारा इंटेंजिबल एसेट। और इनका मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जब हम पार्टनरशिप अकाउंट से हम गुडविल की कैसे वैल्यू निकालते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल, इसकी हम बराबर इसके 3 मेथड्स हैं। इसका एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके और एक भी मेथड है, जो चौथा मेथड है इसका। तो इसको भी हम अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं, बिकॉज दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लायबिलिटी सीधा अगर हम बोलेंगे, सीधे आसान शब्दों में अगर हम बोले, तो एक लायबिलिटी एक कर्जा होती है एक बिजनेस पे। कर्जा होता है कि आपने किसी से कर्जा, या तो बैंक से लोन लिया है, या तो आपने सपोज सप्लायर से सामान जो लिया है, आपने जो रॉ मटेरियल लिया है, वो आपने कर्जे पे लिया, आपको 2 महीने के बाद उसको पैसे लौटाओगे। तो लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, करंट लाइबिलिटीज एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया, जैसे बैंक ने आपको लोन दिया है, इस पर आप इंटरेस्ट को चार्ज कर रहा है, वो हर महीने हर साल, ठीक है, वो आपको 5-10 साल के बाद चुकाना है पड़ेगा। लेकिन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होगी विच यू हैव टू पे विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रेड डिस्काउंट ये लिया है, अपने स्टॉक लिया है क्रेडिट पे मतलब आपने उधार पे लिया है, उसको ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। क्रेडिट को ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, यानी कि उधार पे कोई चीज़ लेना।
तो अगर आपने उधार पे लिया तो आपके लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं, आप अपनी बैलेंस शीट में उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। तो इसके भी दो किस्में हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्रेडिटर्स होते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो मोर देन 1 ईयर में आपको पे करने पड़ते हैं। और एक तरह की इंटरेस्टिंग मतलब जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधे डायरेक्टली आता है, व्हाट इज़ ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है, लेकिन अभी नहीं हम उसको रिकॉर्ड कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? फॉर एग्जांपल कल को हमारे बिजनेस के खिलाफ किसी ने कोर्ट केस किया, हमने कुछ वायलेट किया, कुछ पॉलिसी, सोशल पॉलिसी और समथिंग, कोई लॉ हमने वायलेट किया, तो हमारी कंपनी को कोर्ट ने वहाँ पे डायरेक्ट किया, यू पे हिम कॉम्पनसेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल एनी पर्सन हैज sued our company and the company court directs us to pay him a certain amount, say for example 10 lakh rupees। वो 10 लाख कहाँ से आएगा? वो बिजनेस में से ही आएगा ना। तो वो हमारे लिए एक कंटीजेंट लाइबिलिटी बन जाए। कंटीजेंट यानी कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर समथिंग हैपन्स इन और नॉट इन फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन फ्यूचर, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन जितना आप इसको देखेंगे, जितना बड़ा वीडियो होगा उतना आपका फ़ायदा रहेगा। नहीं तो 5-5, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो सब बनाते रहते हैं, उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह। मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा, बड़ा सीरियसली पढ़ाऊँगा, जिनको पढ़ना है सीरियसली वो पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 15 मार्क्स होंगे आपके एग्ज़ाम में, आप 11 और 15 के बीच में करके ही आएंगे, मतलब जो भी मोस्ट एवरेज जो स्टूडेंट होगा, बिलो एवरेज भी। तो अगर 30 होंगे तो 25 प्लस आपका मतलब स्कोर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम शुड नॉट बी ए कंस्टेंट हियर, क्योंकि मैं आपका एक ही महीने में पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ अकाउंट्स का, विच इज़ अ बिग टास्क इन इट सेल्फ। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेटर्स, सिंपल भाषा में अगर बोले, डेटर्स वो होते हैं जो हमें हमारे बिजनेस को उधार, जिनको हमने उधार दिया होता है। फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग रॉ मटेरियल टू सम पीपल, वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू सम कस्टमर्स एंड दे हैव नॉट पेड इन कैश। अगर तो वो कैश पेमेंट से अगर उन्होंने कैश में पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा? तो वो हमारे डेटर्स हो गए, वो हमारे कर्जदार हो गए। तो क्रेडिटर्स किनको बोलते हैं? जिनके हम कर्जदार होते हैं। अगर हम सपोज लेट्स फॉर अ मिनट टेक एग्जांपल, हम एक बिजनेस है ABC, अगर हमने किसी से उधार लिया हुआ है तो वी आर देयर डेटर्स। अगर हमने किसी और को अगर हमसे किसी और ने लिया है तो वो हमारे डेटर्स। अगर हमने किसी और से कर्जा लिया तो वो हमारे क्रेडिटर्स, और जो हमारे डेटर्स हैं उनके लिए हम क्रेडिटर्स। तो इस बात को यहाँ तक ही, मतलब इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हाईलाइट किया है जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। क्रेडिटर सिंपली, जब बिजनेस जिन जिन पार्टीज़ को, जिन जिन आदमी को, जिन जिन और बिजनेस को ओ कर रही होती है, मतलब जिनका कर्जदार होती है, जिनको फ्रॉम होम द बिजनेस हैज़ बोरोड मनी और गुड्स ऑन क्रेडिट, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी कि वी हैव टू पे देम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आस्क्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो डेप्रिसिएशन पे आपका बनता ही बनता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपके जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना सर, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो 1 साल से ज़्यादा लास्ट करते हैं, उनका वक्त के साथ साथ जब वो यूज़ होते हैं ना, वियर एंड टियर होता है उनका, वो इस्तेमाल होते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है, मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि वियर एंड टियर हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस उनकी मतलब वो मटेरियल यूज़ हो जाता है। तो उसके लिए हम एक अकाउंटिंग में एक अलाउंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल 10 हमने 1 लाख की सपोज गाड़ी लाई बिजनेस के लिए, तो हमने एस्टिमेट किया, कंपनी ने एस्टिमेट किया इसकी लाइफ 10 साल है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें कितना वैल्यू कम हो रहा है हर साल। तो 1 लाख इसका वैल्यू कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10 साल इसकी लाइफ है, यानी कि 10,000 रुपये
1 लाख डिवाइड बाई 10,000 इक्वल 10,000, 10,000 रुपये हर साल इसके कम हो रहे हैं वैल्यू। लेकिन साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि डायरेक्टली आस्क्ड एज अ MCQ इन एग्जाम, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये कोई कैश एक्सपेंस नहीं होता है, बिजनेस से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये हम सिर्फ अकाउंटिंग एक ट्रीटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट में एक एंट्री करते हैं, जो एसेट होता है एसेट साइड के जो कंसर्न एसेट हो उसके नीचे हम वो डिडक्ट करते हैं उसका वैल्यू। अगर उसका वैल्यू सपोज 1 लाख होगा, अगले साल उसका 90,000 ही होगा, तो ये कैश एक्सपेंस नहीं होता है। और एक टर्म है डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट तो आपको ऐसे भी, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे वो तो ऐसे भी आपको पता होगा। डिस्काउंट यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस है तो अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो गिवन प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उससे कम में मिल रहा है। जो आप एक्चुअल पेमेंट मार रहे हो, एक्चुअल की प्राइस दे रहे हो प्रोडक्ट्स का या बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स का, वो आप मार्केट प्राइस है। अगर सपोज अगर मार्केट प्राइस 10,000 है, आप 9,000 दे रहे हो, आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 2 टाइप होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जो भी मतलब पढ़ते रहते हैं अकाउंट्स, ट्यूशन सेंटर जाते हैं उधर इधर, वो फिर भी उनको कन्फ्यूजन रहता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में उनको फ़र्क नहीं पड़ा। जब आप एज ए बिजनेस किसी सप्लायर से बिजनेस बल्क में यानी कि लार्ज क्वांटिटीज़ में बाई करते हैं प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस या रॉ मटेरियल, तो आपको एक ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अगर आप सपोज उनको आपको 10 लाख रुपए आपका प्राइस बनता है, आपका टोटल कॉस्ट बनता है, जो आपकी पेमेंट करनी है, वो आपको बोलते हैं हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, यानी कि 50,000, आपको 9,50,000 रुपये दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस इज ऑलवेज गिवन ऑन बल्क परचेज, यानी कि लार्ज परचेज। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अगर आपके कोई डेटर्स है या आप किसी के डेटर हो, वो आपको बोलते हैं आपको हमने क्रेडिट पेमेंट पीरियड आपको 30 दिन में पैसे लौटाने हैं, सपोज 10 लाख रुपए। वो आपको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में, अगर आप 10 दिन में ही हमें क्या ये कैश लौटा दोगे, बजाय इसके कि 30 दिन जो हमने आपको क्रेडिट लिमिट पीरियड आपको दिया है, अगर आप 10 दिन में हमें पैसे लौटा दोगे जो आप हमें ओ करते हो, हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे 5% का, यानी कि आप 9,50,000 ही दो, वो फुल बराबर माना जाएगा किसके, 10 लाख के। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। फॉर कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन फॉर मेकिंग ए पेमेंट अर्लियर देन द स्टिपुलेटेड टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लो जी आ गया। आपने काम करवाया, मजदूर से काम करवाया, आपने बिल्डिंग इस्तेमाल की जो आपकी रेंट पे है, या मजदूर से काम करवाया, लेकिन उसको भी पेमेंट नहीं दिया आपने, उसको भी उसने सैलरी नहीं दी उसको, या रेंट वाले को रेंट नहीं दिया अभी, तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग रहेगा, एक लाइबिलिटी रहेगी, एक कर्जा रहेगा, तो उसे एक लाइबिलिटी माना जाता है, करंट लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने पहले ही एडवांस में पेमेंट की है किसी चीज़ के लिए, यानी कि सपोज प्रीपेड रेंट आपने दिया है, पहले ही रेंट दिया हुआ है बिना रहे ही, या पहले इंश्योरेंस दिया है 2 साल का, तो ये आपके लिए एसेट बन जाता है अकाउंटिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कहने एस्पायरेंट्स में, ये कैसे वो कैसे, तो ये आप समझ लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्रूड इनकम, जो इनकम आपने अर्न की है, आपने सपोज आपने किसी को मतलब कोई सर्विस दी है, आपकी बिजनेस ने किसी को सर्विस दी है, प्रोडक्ट भेजे हैं, तो आपको वहाँ से कुछ इनकम मिली है, मतलब इनकम अर्न की है, लेकिन वो आपको अभी मिली नहीं है, यू हैव नॉट रिसीव्ड द कैश येट, उसी को बोलते हैं एक्रूड इनकम। और बैलेंस शीट में हम अकाउंटिंग में हम इसको ट्रीट करते हैं एज एसेट, क्योंकि ये हमें मिली नहीं है अब इनकम, लेकिन हमने कमाई हुई है। इसी तरह से बैड डेट सिंपली होगा, अगर हमें कोई उधार किसी ने हमसे उधार लिया हुआ है बिजनेस में, मतलब पेमेंट करनी है उसको, वो कंगाल हो गया, या किसी और रीज़न की वजह से वो हमें वापस पैसे नहीं दे पाया, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है
हम उसको एज अ लॉस रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि ये वापस नहीं आया. बैड डेट मीन्स डेट दैट इज नॉट रिसीव्ड बाय द बिजनेस बिकॉज द डेटर कैन नॉट पे ड्यू टू सर्टन रीजन्स. परचेजेस रिटर्न सिंपली अगर आप परचेजेस कर रहे हो, आप सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आपको लगा कि कुछ आपने आपने जो गुड्स लाए हैं, रॉ मटेरियल लाए हैं, वो डिफेक्टिव है, तो वो आप रिटर्न कर दोगे, उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न्स. तो इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट आता है परचेजेस पे. ये आपको मैं आगे बताऊंगा ये क्या होता है. फिलहाल आप इतना ही याद रखिए. सेल्स रिटर्न्स में वही बात होती है. अगर आपने कुछ सेल की है, आपको कस्टमर रिटर्न करा रहे हैं कुछ उसमें से कुछ गुड्स, अ पोर्शन ऑफ दैट सेल इज रिटर्न टू यू बाय योर कस्टमर. सो उसको भी, उसका भी नेगेटिव ट्रीटमेंट, नेगेटिव ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट इफेक्ट होता है. किस पे? सेल्स पे. जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे आगे, मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे होता है. तो इंसॉल्वेंसी सीधे हो गया. अगर हम आसान भाषा में बोले तो इंसॉल्वेंसी हो गया कंगाल होना. इट्स अ फाइनेंशियल स्टेट व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपे योर डेट्स. जब आप कंगाल हो जाते हैं, आप अपने कर्जे नहीं चुका पा रहे, तो आपको इंसॉल्वेंट बोला जाता है. तो इसके बाद आता है, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, these are very very important. These terms, these are I must say these are very हम कह सकते इंडिस्पेंसिबल फॉर योर, जो आप आने वाले दिनों में अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, करने वाले हैं पूरी. अगर आपको ये पता नहीं है ना, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी उधर इधर रिसोर्सेज जमा कर लो, आपको समझ नहीं आने वाला है. दैट इज़ वाई फिलहाल अगर आपका ये आज हो जाता है, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, हो गया है, तो आपका एक टॉपिक हो गया ना. 14 टॉपिक में सिर्फ 13 टॉपिक रह गए आपके. और इसके बाद मैं आपको MCQs भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी कराऊंगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इंक्वायरी. जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा करते हैं लाने में, बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल. अगर सपोज हमने मशीनरी लाई 50 लाख की, तो प्लांट लाया 1 करोड़ का, बिल्डिंग खरीदी 10 करोड़ की, प्लांट या ऐसे जो फिक्स्ड एसेट्स जिनका ये होता है, जिनका ये होता है कि मतलब जिनके बेनिफिट्स, फिक्स्ड एसेट्स मैंने बोला आपको, जिनके बेनिफिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं बिजनेस को. दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल के लिए नहीं होते हैं फिक्स्ड एसेट्स. तो उनसे फर्दर प्रोडक्शन होती है बिजनेस में. तो उन्हीं पे जो एक्सपेंडिचर हो है, उनको एक्वायर करने के लिए उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो और ये कभी कभी होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सिंपली जो आप रॉ मटेरियल पे खर्चा करते हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो 1 साल के अंदर अंदर होता है, जो आप 3 4 4 बार करते हैं. रॉ मटेरियल कितनी बार खरीदते हैं आप बिजनेस में, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स, उसी को बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं उसको, या उसको हम करंट एसेट्स भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं. तो उस पर जो एक्सपेंडिचर, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. कैपिटल रिसीट ऑन द क्या होता है? कैपिटल रिसीट सिंपली होता है जब आप कैपिटल को रिटायर कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो आपके प्लांट एंड मशीनरी है, बाकी चीज़ें हैं जो आपने बिजनेस, उनको सेल कर रहे हैं, उससे जो अमाउंट आपको रियलाइज होगा बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट. और वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट को सिंपली जो आप अपना जो रॉ मटेरियल जो प्रोसेस किया, आपने फिनिश्ड गुड्स जो आप बेच रहे हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट. सिंपल. और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप यही काम करते हो. ठीक है. तो रेवेन्यू रिसीट ये 1 साल के अंदर अंदर होता है. ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं इसको. आप पहले रॉ मटेरियल लाते हो, फिर उसको वर्क इन प्रोसेस बनाते हो, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हो, फिर वो फिनिश्ड गुड बन जाता है, फिर आप बेच देते हो, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. तो ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है. तो और ये जो इससे जो कमाई होती है, रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू को कमाई बोलते हैं, टर्नओवर भी बोलते हैं. तो वो दैट अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. वेयर कैपिटल रिसीट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है. तो आई होप दिस क्लियर्स द एयर. तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ये आज का आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे. तो
आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आई होप आप सब ने, जो बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोग आए अभी, आप सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन दबाए इस पे चैनल पे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आपको नए नए वीडियोस लाने में। सारे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए और आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो। मिलते हैं कल या परसों अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।